बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिपोर्ट है ये द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक PIDE, इन्होंने स्टडी रिपोर्ट शाया किया कि 62% यूथ जो है, जो 20 से 30 साल के दरमियान लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। मतलब उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको जॉब्स नहीं मिलती, या जॉब मिलती है तो उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए या जितनी दूसरे ममालिक में मिलती है। तो मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे अपना बेटा याद आया। उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA किया था। ये जो पंजाब कॉलेज वालों की यूनिवर्सिटी है उसको कहते हैं UCP, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। और फिर उसने जॉब की, 1 साल एक जॉब की सप्लाई चेन में, फिर 2 साल एक और बड़ी कंपनी में की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और फिर वो 3 साल जॉब करने के बाद वो डिस्टर्ब ही रहा। उसको जो लेग पुलिंग होती थी ऑफिस में जो लेग पुलिंग होती थी और जो वर्कलोड होता था, अब्यूज़ किया जाता था बच्चों को, तो वो बड़ा डिस्टर्ब रहता था कि, और मुझसे कहता था कि ये किस तरह की मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स है, और बॉस इतना डर्टी माइंडेड बॉस है, इतना अब्यूज़ करता है। वो हर वक्त बेचारा सहमा रहता था। अब फिर उसने कोशिश शुरू कर दी यहाँ से निकलने की कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ये तो जलील होने वाली बात है। मैंने उसे बड़ा ज़ोर लगाया कि तुम बिज़नेस में आओ, बिज़नेस करो। लेकिन बच्चे ज़रा वालिदैन से थोड़ा मतलब जितना भी वालिदैन फ्रैंक हो, फिर भी एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है। तो बच्चों में और पेरेंट्स में, ख़ासकर वालिद के साथ, बच्चे कभी भी कंफर्टेबल, उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं होते कि जहाँ पर वो साथ बैठ के गपशप कर सकें। या तो उनको हमेशा यही रहता है कि बस ये मतलब थोड़ा गैप रहता है। अच्छा, अब वो फिर गया, उसने दुबई में विज़िट वीज़ा लिया। उस शायद 2 माह का था उस वक्त, यानी 3 साल जॉब करने के बाद फिर उसने दुबई चला गया। 2 माह का विज़िट वीज़ा था और फिर वो एक्सटेंशन भी हुई, लेकिन उसको मेरा 2 माह के अंदर ही जॉब मिल गई थी वहाँ पे। जब उसको जॉब मिल गई वहाँ पर, और उन्होंने कहा जी कि आप सब डिसाइड हो गया, सैलरी सूली ये वो, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना पासपोर्ट हमें सबमिट कर दें, और 2 साल से पहले आप जा नहीं सकते पाकिस्तान, तो 2 साल बाद आप जाएंगे। तो जब उसको पासपोर्ट जमा कराने की बारी आई तो फिर वो उदास हो गया कि ये तो बहुत लंबा टाइम है, मैं तो 2 साल तक कैसे गुजारूंगा यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता। तो उसने वो जॉब छोड़ दी और मतलब इनकार कर दिया कि मैं नहीं जॉब करूँगा। फिर वो वापस आ गया। उस वक्त तक वो पाकिस्तान से भी जॉब छोड़ चुका था, वहाँ नहीं मिली। फिर उम्रा करने निकल गया सऊदी अरब, कुछ टाइम उम्रा शुमरा किया, ज़ियारतें की, फिर वापस आया। फिर कनाडा के लिए अप्लाई किया। कनाडा का कोई प्रोसीजर था कि जी 6 माह तक या कुछ टाइम था उनका कि जी इतनी अमाउंट आप डिपॉजिट करवा दें, वैसे की कंडीशन थी। तो उस दौरान फिर आपका वीज़ा जो है हम प्रोसेस करके तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर वीज़ा लग गया तो तब भी आपकी अमाउंट वापस हो जाएगी, अगर नहीं लगा तो तब भी आपकी अमाउंट वापस हो जाएगी। तो लेकिन वो कंडीशन थी कि शायद वो 25-30 लाख रुपए की कोई अमाउंट थी कि इतनी अमाउंट आपको एप्लीकेशन के साथ हमें मतलब बेसिक को नहीं, बैंक में, या शायद हाँ हम बेसिक को थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई बैंक था, वहाँ पे वो डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में डिपॉजिट कराई थी अमाउंट, और उसकी स्टेटमेंट कैनेडियन एम्बेसी को यहाँ इस्लामाबाद सबमिट की थी पासपोर्ट के साथ कि जी ये हमने जो है ना इतनी अमाउंट जो आप की रिकमेंडेड है वो हमने कनाडा में डिपॉजिट करवा दिया। वो एक अकाउंट एप्लीकेंट के नाम का खोल देते थे, जैसे जो स्टूडेंट है उसके नाम का अकाउंट खोल के, तो यहीं से पाकिस्तान से वो अकाउंट खुल जाता था और उसमें वो पैसे डिपॉजिट हो जाते थे।
जो उसकी एक किस्म की गारंटी होती थी कि जी इतने पैसे इसके पास अवेलेबल हैं और ये पढ़ने के लिए स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, वो 6 माह तक पैसे पड़े रहे और फिर वो भी वीज़ा नहीं लगा, इस्लामाबाद एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद वो 1 आध माह में पैसे रिटर्न हो गए, वापस बैंक में आ गए। फिर उसने हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी वो इसी कोशिश में रहा कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं रहना, पाकिस्तान में मैंने जलील नहीं होना कि मैं बॉस से झाड़ खाता रहूँ और उसकी डांट डपट सुनूँ, और बॉस भी वो जो उससे आधा भी नहीं पड़ा हुआ था, और ये 2 जॉब में हुआ उसके साथ। तो फिर उसने कोशिश की यूरोपियन कंट्री की तरफ कि अच्छा, इंग्लैंड में नॉर्मली बड़ी आसानी से वीज़ा लग जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लैंड तो एजुकेशन की बेसिकली इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनका बिजनेस है, वहाँ पर जॉब कोई नहीं होती और फ्यूचर भी कोई नहीं होता। जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में लोग जाते हैं तो वो एजुकेशन के बाद वहाँ पे उनको कोई ना कोई परमानेंट स्टे मिल जाता है, कोई नेशनलिटी मिल जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है, मतलब एक परमानेंट स्टे के लिए लीगल स्टेटस मिल जाता है। तो यूके में ऐसे नहीं है, वहाँ पर आप मतलब आपको किसी भी तरीके से स्टे मिल भी जाए, जैसे आप कोई शादी कर लें या कुछ और जुगाड़ कर लें, तो भी वहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटी नहीं है। जॉब वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पे सारी सर्विस इंडस्ट्री है और जॉब बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा जितना यूरोप है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो बहुत पॉपुलेटेड और एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे आप कह लें जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इस तरह के हैं। दूसरा हिस्सा है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाता है, जिसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, आइसलैंड है, इस तरह से कोई 5-6 मुल्क हैं शायद, या मे भी ज़्यादा हों, पर इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। इनका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है और अभी भी बड़ी आसानी से मिल रहा है। और जो वीडियो बनाने का मकसद था कि वो 62% पॉपुलेशन जो इस आर्टिकल में, और ये आर्टिकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो वो मैंने सोचा कि वो जो 62% लोग इंटरेस्टेड हैं जाने में, हो सकता है उनमें आप में से भी कोई हो। तो सबसे जो आसान तरीका है पाकिस्तान से जाने का किसी भी कंट्री में, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। आप आइसलैंड जा सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, नॉर्वे जा सकते हैं एजुकेशन के लिए। और अच्छा, वो फिर मेरा बेटा गया स्वीडन में। उसने स्वीडन पहले तो उपसला यूनिवर्सिटी है, ये एम्स्टर्डम के साथ ही है, कुछ आधे घंटा शायद डिस्टेंस है से एक सेपरेट सिटी है उपसला, और उपसला के नाम से यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी के नाम से वो सिटी है। तो वहाँ उसने अप्लाई किया MS फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और उसका एडमिशन हो गया। फिर उसने एम्बेसी अप्लाई किया, एम्बेसी ने भी उसका इंटरव्यू और जो प्रोसेस था वो किया और उसको वीज़ा दे दिया। अब वीज़ा तो बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन उस बड़ी आसानी के पीछे उसने काफ़ी स्ट्रगल की। जैसे उसने स्वीडन के बारे में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह का वेदर है, किस तरह की लैंग्वेज है, क्या मतलब पूरा जो कंट्री के रिलेटेड डाटा है वो सारा याद किया, उसको रट्टा लगाया। फिर उसने कुछ वर्क के लिए थीसिस वगैरह बनाए कि मतलब डिफरेंट जो क्वेश्चन एम्बेसी कर सकती थी। और एम्बेसी का फोकस सिर्फ इसी बात पे होता है कि आप वापस आ जाएंगे, यानी अगर तो जाने वाला जिसने वीज़ा लगवाना है वो एम्बेसी को ये यकीन दिला दे कि वो वापस आ जाएगा तो फिर वो वीज़ा लगा देते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये काम के लिए जा रहा है या वापस नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा या एजुकेशन नहीं लेगा, तो फिर वो वीज़ा नहीं लगाते। तो इस तरह से उसने वो सारे प्रिपरेशन की कि मतलब ये क्वेश्चन होगा तो ये जवाब दूंगा, ये होगा तो ये जवाब दूंगा। तो इस तरह के सारे करके तो उसने वो इंटरव्यू वगैरह हो गया, सारा प्रोसेस हुआ, वीज़ा लग गया।
तो अभी उसको कोई 1.5 साल हो गया है वहाँ पे, वो अपनी प्रॉपर स्टडी कर रहा है, 3 सेमेस्टर कर चुका है, चौथा स्टार्ट होने वाला है। 2 साल का MS होता है। और इस दौरान उसने वहाँ पे यहाँ से इंटरनेशनल पास वो जो ड्राइविंग लाइसेंस ले गया था, जाते ही उसने एक गाड़ी खरीदी और मेरे पैसों से मतलब। तो उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी और साथ जो लीगली उसको लॉ था काम करने के लिए कुछ फ्यू आवर इन वीक पर डे के हिसाब से, तो उसमें अपना कोई काम भी किया जो भी अवेलेबल होता है। और फिर अपना गुजारा भी उसने वहीं से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद फ़ीस भी अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की खुद ही दी, फिर अगले सेमेस्टर की फ़ीस भी दी, जबकि मैं उसको कहता रहा कि भाई ना काम करो, फ़ीस मुझसे ले लो। तो लेकिन उसने अपना, चूँकि वो सब कश्तियाँ जला के गया था, तो अब वो फुली वहाँ पे प्रिपेयर्ड है, सेटल्ड है। उसने इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो 1 साल के लिए वहाँ अलाउ होता है, तो 1 साल उसके ऊपर उसने अपनी गाड़ी चलाई और जॉब भी की। और उसके बाद उसने वहाँ से अपना स्वीडन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर लिया और लैंग्वेज के कोर्स कर रहा है। और जो मैक्सिमम वहाँ पे सेटल होने के लिए कोशिश कर सकता है, तो वो लगा हुआ है। 3 साल का वीज़ा है उसका, मतलब एजुकेशनल वीज़ा जो लीगल स्टेटस है वो 3 साल है, जबकि स्टडी जो है वो 2 साल की है, जिसमें से 1.5 साल निकल गया, 6 माह और हैं। तो 6 माह के बाद फिर 1 साल वो उसको देंगे कि भी आपने यहाँ पे कोई प्रैक्टिकली कुछ जॉब करके एक्सपीरियंस लेना है तो आप ले सकते हैं। और जैसे ही वहाँ पे कोई जॉब मिलती है तो फिर वो जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, वो फिर स्टूडेंटशिप से निकल के तो वहाँ पे एम्प्लॉय का स्टेटस, मतलब लीगल स्टेटस मिल जाता है कि ये यहाँ पे जॉब कर रहा है बंदा। और उसको फिर मतलब फिर वो वीज़ा उसका लीगली एक्सटेंड होता रहता है जब तक उसकी जॉब चलती है। तो इस तरह से एक लीगल स्टेटस उसे होपफुली मिल जाएगा। तो ये सारी स्टोरी उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुनाई है जो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, कि पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान में उतनी सैलरीज़ नहीं है। तो जो सबसे आसान तरीका है किसी भी कंट्री में जाने का वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, मतलब वीज़े के हिसाब से कह रहा हूँ। किसी और एम्बेसी में जाएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बहुत मुश्किल है किसी एडवांस कंट्री का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीज़ा लेना स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स भी वो जो मिडिल क्लास से हों और उनके लिए मुश्किल है। तो लेकिन उनके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है और स्वीडन जो है वो यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही स्वीडन के साथ आइसलैंड है, नॉर्वे है और हॉलैंड है। जितने भी यूरोपियन कंट्री उस रीजन में आते हैं, आप मैप पे देख लें तो वो स्वीडन के अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक रिलेटिव थे तो उनकी बेटी ने वो यहाँ से कुछ डिग्री कर रही थी गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसने ऐसे ही अप्लाई किया किसी नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में, तो उसको उसी सेमेस्टर से वहाँ पे एडमिशन, यानी कि जितना उसने यहाँ से किया था वो ही ट्रांसफ़र हो गया कि जी आप स्कॉलरशिप भी मिल गया बड़ी आसानी से। और ऐसे बैठे बैठे उसने सोचा कि चलो चेक करते हैं, किया और उसको स्कॉलरशिप हो गया। उसको वहीं से उन्होंने कंटिन्यू किया, जितने सेमेस्टर यहाँ किए थे आगे उन्होंने वहाँ से शुरू। ऐसे और बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बस मसला यह है कि कुछ प्रॉपर लोगों को गाइडेंस मिल जाए और मोटिवेशन मिल जाए और कुछ रास्ता मिल जाए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यूरोप के जो एडवांस कंट्री, अमेरिका, कनाडा, इधर ट्राई ना करें, वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्राई करें। वहाँ पे बड़ी आसानी से
आपको एजुकेशनल वीज़ा मिल जाता। मेरे बेटे का कोई गैप भी था 5 साल का, यानी जब उसने MBA किया था और जब वो गया उसमें कोई 4-5 साल का गैप था, जिसमें और वो गैप उसने अपनी जॉब के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे वो लगा के फिल किया कि जी मैं यहाँ पर जॉब करता रहा हूँ इतना अर्सा, और अब मैंने फ़ील किया कि जी मेरी जो एजुकेशन है यहाँ की, अगर मैं वहाँ से फ़ॉरेन एजुकेशन लेके आता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो मैं अपनी जॉब को और ज़्यादा बेहतर बड़े डेजिग्नेशन के साथ और बेहतर सैलरी पे कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो 5 साल में कमाया है तो मैं वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरह की लंबी लंबी स्टोरियाँ उसने पहले से गढ़ ली थी कि ये क्वेश्चन होगा तो ये बताऊँगा, ये होगा तो ये, तो गैप के बावजूद उसको वीज़ा आसानी से मिल गया। जो फ्रेश होते हैं उनको तो बड़ी इजीली मतलब वो फ़ौरन ही वीज़ा दे देंगे अगर किसी का गैप ना हो, और अगर गैप है तो उसको आप एजुकेशन से या कोई भी जो पर्पस हो कि जी इतने अरसे में आपने स्टडी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, उसको आप कुछ फिल कर सकते हैं, कोई भी जस्टिफिकेशन जो लॉजिकल जस्टिफाई कर सके उसके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।